सब कराऊंगा, ठीक है, सब चीज कराऊंगा, सब कराऊंगा। सो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीजें, वो काइनेमेटिक्स की बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले को सबसे पहले कवर करेंगे, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूले को चीजें कवर करके मैं बताऊंगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। सर एक बार गूगल पे करेंगे क्या? तो सर सबको गूगल पे करेंगे। भाई कौन है ये भूपेंद्र जोगी यार? मैं देख तो लूं एक बार। भाई साहब अगर कुछ उठपटांग चीज निकले ना, सच्ची बता रहा हूं, इतना मारूंगा एक बार, रुक जाओ। कौन है ये? अच्छा इफ आई एम भूपेंद्र जोगी देन यू इज दिस, तुम ये हो, ठीक है, तुम ये हो। अगर मैं भूपेंद्र जोगी हूं तो तुम अपनी शक्ल देख लो, ये हो तुम। पंगे ले रहे हो अपन से लिपस्टिक लगा के। चलो नेक्स्ट हम लोग और क्या चीज डिस्कशन करेंगे आज इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट, ठीक है, आज की इस क्लास में एनर्जी को पढ़ेंगे, मोमेंटम को डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। फिर आज की क्लास में पावर का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली टॉपिक जो है वो भी कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग लीवर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, लीवर्स के केसेस क्या क्या होते हैं, ये सब चीजें कोशिश करेंगे आज इस क्लास में। और मोशन की इक्वेशंस, ठीक है, मोशन की इक्वेशन कौन कौन सी होती है, और प्रोजेक्टाइल मोशंस, ये कुछ सिंपल सी टॉपिक्स वगैरह हैं, ये सब हम लोग आज के सेशन के अंदर कवर करेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलिए, ठीक है भाई, चलिए, ठीक है, चलिए। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स इन टुडेस क्लास। ये हमारा बेसिक एम रहने वाला आज की क्लास के अंदर, ये सब टॉपिक हम लोग कवर करने वाले। समझ में आ गया? चलिए, सो चलिए आगे डिस्कशन बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कुछ यूनिट्स आपके सामने मेंशन की गई है। अब सीरियस हो जाओ, प्लीज प्लीज बी सीरियस। सर बीटेक एंट्री का नोटिफिकेशन आया पर अप्लाई के लिए नहीं आ रहा है। आ जाएगा बेटा, समृद्धि आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब सिंपल यहां पर आ जाइए, बिल्कुल सीरियस हो जाए सारे के सारे। हम लोग, मैंने आपके सामने कुछ यूनिट्स लिखी हैं। ये जो यूनिट्स है, अगर मैं इनकी बात करता हूं, सिंपल कब हुआ, ठीक है, प्रोजेक्टर सिंपल कब हुआ, अभी कराएंगे यार। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ यूनिट्स आपके सामने यहां पर मेंशन कर रखी है, लिख रखी है। सर ये यूनिट्स कौन सी हैं, क्या है? अगर मैं बात करता हूं कुछ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की मैं बात करता हूं, मतलब बहुत ऐसा डिस्टेंस जो स्पेस में होता है, अंतरिक्ष में होता है। फॉर एग्जांपल धरती से चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा से फलाने के बीच में, फलाने से फलाने के बीच में, यदि हम लोग बात कर लेते हैं, सो वहां पर अगर हम कुछ डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, वहां पर कुछ चीजों की यदि हम लोग बात कर लेते हैं, वो जो डिस्टेंस है, क्या उनको मीटर किलोमीटर में मेजर करते हैं? नहीं, उनको मीटर किलोमीटर के अंदर मेजर नहीं किया जाता है। उनके लिए एक अलग से यूनिट्स होती है। तो जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट ईयर, तो लाइट ईयर का मतलब क्या था कि लाइट को एक ईयर में चलने में कितना टाइम लगा है, कितना डिस्टेंस लगा है, सॉरी, लाइट ने एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो लाइट ईयर एक यूनिट है 9.46, इसका मतलब है इनटू 10 टू द पावर 15 मीटर। सो 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं? 9.46 इनटू 10 टू द पावर 15 मीटर। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू। 1 एयू भी यूनिट है। 1 एयू थोड़ा सा बड़ा है या छोटा भी आप देख लेंगे। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में कितने मीटर होते हैं? 1.496 इनटू 10 टू द पावर 11 मीटर के आसपास। नेक्स्ट जो चीज हम लोग बात कर लेते हैं, पार्सेक, एक यूनिट और है पार्सेक। सो पार्सेक की यदि हम लोग बात करें तो क्या 3.26 इनटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। सो ये सारी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है एयू, जैसे सन और अर्थ के बीच में। ये ज्योग्राफी वाले सर ने आपको पढ़ाया भी होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा। तो सबसे बड़ी यूनिट डिस्टेंस की, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, खगोलीय डिस्टेंस की कौन सी हो गई? पार्सेक हो गई। ये वैल्यूज रख लीजिएगा, नालायक को निठल्लो बेशर्मो, ठीक है। और साथ ही साथ एक नया वर्ड, जिन ने मुझे भूपेंद्र जोगी कहा, वो सारे के सारे बीएसएस हैं। Those who called me भूपेंद्र जोगी, they all are BSS। क्या आप BSS की फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो बने रहिए। चलिए भाई, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आगे डिस्कशन करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो जिन्होंने जोगिंदर जोगी कहा, उनके लिए बस एक वर्ड BSS, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या होते हैं। यहां से क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, सो नाउ लेट्स डिस्कस द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, ध्यान समझिए। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है? एक होती है M, एक होती है L और एक होती है T। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है M, L, T। इसके ऊपर X, इसके ऊपर Y, इसके ऊपर Z। मैं सपोज करो ऐसे लिख रहा हूं, M की पावर X, ठीक है, क्लियर, Y, L की पावर Y, T की पावर Z, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है बहुत सुंदर सुशील, नहीं, भारतीय सरकारी सांड, ठीक है। चलिए, सो MLT क्या है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सुंदर सुशील नहीं है, भारतीय सरकारी सांड इज द फुल फॉर्म। चलिए, सो MLT क्या है, लेट्स डिस्कस। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, लेंथ की यूनिट मैंने लिखी है। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है या नहीं होती? और मीटर को आप कैसे लिखते हो? M लिखते हो या नहीं लिखते हो?
सो लेंथ यूनिट क्या होती है, मीटर होती है या नहीं होती है, तो m मैंने लिख दिया। अब मुझे लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द लेंथ? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सो अगर मैं बात करता हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। सो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे? लेंथ में सिर्फ मीटर आ रहा है, सिर्फ एल आ रहा है। यहां पर जो एम है वो किसके लिए स्टैंड हो रहा है? मास के लिए है। एल की यदि बात करते हैं ये लेंथ के लिए है, और टी के लिए यदि बात कर रहे हैं तो ये टाइम के लिए है। ये समझ लीजिएगा। अगर मुझे लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, क्या लेंथ के डायमेंशनल फॉर्मूले में कहीं पर भी यदि हम लोग बात कर रहे हैं लेंथ के डायमेंशनल फॉर्मूले में, बिल्कुल ध्यान समझना, क्या कहीं पर भी हम लोग केजी की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द केजी। इसका मतलब m की पावर क्या है? 0 है। l की है तो l पे सिर्फ 1 मीटर है तो l की पावर 1। t में क्या है? 0। सो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l1 t की पावर 0। इस तरीके से आपको लिखना है, समझ गए? ऐसे यदि बात कर लेते हैं कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मास की यूनिट क्या होती है? केजी होती है। केजी कितना है? एक बार तो केजी लिखा है, नहीं लिखा है? क्या इसमें लेंथ है, टाइम है? नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर 0। कोई समस्या, कोई दिक्कत? इस तरीके से आप लिख दोगे। कोई आपसे बोले कि फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टाइम, और टाइम की यूनिट गिवन है सेकंड होती है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l0 t की पावर 1। हां कि ना? यस सर। इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे यदि कोई आपसे पूछे फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो? ms की पावर -1 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? अच्छा, इसमें लेंथ आ रहा है, टाइम आ रहा है, क्या इसमें वजन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो वजन को क्या कर दोगे? 0। सो m0 l की पावर 1 t की पावर कितना है? -1। सो -1। सो m0 l t -1, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो? l t -1 भी लिख सकते हो। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। कोई आपसे बोले कि डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का भी यही होगा, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कोई पूछे तो वो भी यही होगा। कोई आपसे दूसरा पूछे कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको यूनिट पता होनी चाहिए। अंटिल एंड अनलेस, जब तक आपको यूनिट नहीं पता होगी बेटा जी, आप नहीं बना पाओगे। तो यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? lt -2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोई समस्या, कोई दिक्कत? सबसे इजी है, फटाफट। सर सेकंड में -1 कैसे बेटा? ये मीटर पर सेकंड है, डिवाइड में है ना, मीटर डिवाइडेड बाय है। इसको मैं ऊपर लेकर चल जाऊं, 1/x को कैसे लिखते हो? x की पावर -1 लिखते हो। मीटर पर सेकंड है तो ये +1 में है, तो ऊपर जाकर -1 नहीं हो जाएगा क्या? ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? मेरे मम्मी पापा ने मेरी पूंछ 12 साल तक नाली के अंदर रखी थी, वो सीधी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मुझे गुस्सा बहुत आता है। अगर आप लोगों को गुस्सा नहीं आता, इसका मतलब आप लोगों की पूंछ सीधी हो चुकी है। मेरी तो टेढ़ी थी। और आप लोगों की पूंछ अगर सीधी हो गई है, इसका मतलब आप ऐसे आदमी हो जिसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। डीप नहीं हो, दृढ़ निश्चयी नहीं हो। मेरी सीधी नहीं हो, इसका मतलब आई एम वेरी दृढ़ निश्चयी। तो अपने अपनी पूंछ चेक करेंगे सारे के सारे पीछे मुड़ के कि क्या तुम्हारी पूंछ सीधी है या नहीं। आप लोग की सीधी है, मेरी नहीं है, मेरे को दिख रही है टेढ़ी है। दिस इज द रिप्लाई। Sir, we are human. You are human. But you didn't know. The vertebral column, which is being there on your bedside, it has some spikes. It has some spikes. Cervical vertebra is being there. Lumbar vertebra या thorax vertebra is being there. 12 bones, C1 to C5, 1 से 5, 12 इसमें. उसके बाद lumbar vertebra is being there. ठीक है. उसके बाद sacrum is there. Then coccyx is there. This coccyx is what called? This is called as the tail. So those who are speaking that we don't have the tail, it means they don't have the vertebral column. It means they are not the mammals. It means they are the insect. Yes, ये coccyx से tail होती है. ठीक है, चलो भैया क्लियर यहां तक? सर एक बार एक्सेलरेशन वाला फिर से समझा दीजिए। हाँ जी, एक्सेलरेशन वाला समझा दे। एक्सेलरेशन वाला समझिए बेटा क्या है। एक्सेलरेशन को आप कैसे लिखते हो? ए से लिखते हो या नहीं लिखते हो? ठीक है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? ध्यान से समझिएगा, एक्सेलरेशन को ए से लिखते हो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है या नहीं होता है? अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मीटर पर सेकंड होता है ना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड होता है भाई। ये ऊपर चलकर क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया? m s की पावर -2 हो गया। क्या इसमें कहीं केजी है? नहीं है ना, इसमें लेंथ है और टाइम पर कितने है? -2 है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? m की पावर 0 l t -2। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज l t -2 हुआ या नहीं हुआ? कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर, ठीक है भाई, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो एक्सेलरेशन का l t -2 कैसे बना वो आपको मैंने यहां पर बता दी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया नहीं आ गया भाई? कोई समस्या, कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला lt -2 कैसे है? इस तरीके से, क्योंकि इसमें मास तो ही नहीं कभी। सर 0 lt -2 क्लियर भाई? फटाफट भाई। सर डायमेंशनल फॉर्मूला यूज कहां होता है बेटा? यूज नहीं है, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन बनाने के लिए पूछ लिए जाते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला दे, बस क्वेश्चन आते हैं बस। ठीक है, बस दैट्स ऑल। यूज वगैरह कुछ नहीं, क्वेश्चन पूछा था इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता दिया, मैच द फॉलोइंग में। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा आप तब बना पाओगे यदि आपको फॉर्मूला याद होंगे, अंटिल अनलेस आप नहीं बना पाओगे। क्लियर हो गया? कोई समस्या, कोई दिक्कत? चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान से समझना। चलिए एक डायमेंशनल फॉर्मूला बनाइए फोर्स का। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाइए। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स?
फोर्स को आप कैसे लिखते हो? एफ का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को क्या लिखते हो बेटा? केजी लिखते हो। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो? मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हो। अच्छा, तो मैं इसको क्या बोल देता हूं? इसको ही एक न्यूटन बोलता हूं या नहीं बोलता हूं? अच्छा, इसका अगर मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे बताना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा? भाई केजी है, एक बार है, न्यूमरेटर में ही है या नहीं है? हां जी, न्यूमरेटर में ही है, ऊपर की तरफ ही है, तो मैं क्या लिख दिया? m की पावर 1 लिख दिया दोस्त। मीटर है, l की पावर 1 लिख दिया। सेकंड नीचे डिवाइड में स्क्वायर है, ऊपर जाकर क्या चल जाएगा दोस्त? -2 हो जाएगा, नहीं जाएगा? सो t की पावर क्या हो जाएगा दोस्त? माइनस। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो? mlt-2। कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? फटाफट बताइए। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स mlt-2। क्लियर है भाई? कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो आप बना सकते हो, किसी के भी डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे आए बनाएंगे। जैसे जैसे आगे आगे चलते रहेंगे, टॉपिक्स पे आते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब हेडिंग डाल लीजिए एनर्जी। ठीक है भाई, सॉरी, एनर्जी से पहले हेडिंग डाल लीजिए वर्क डन पर। एनर्जी से पहले हेडिंग डाल लीजिए वर्क डन पर। कार्य पर हम लोग डिस्कशन करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, किस टाइप से बनेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वर्क डन को हिंदी में बोला जाता है कार्य, है ना? कार्य बोला जाता है। सो कैसे आप लिखते हो वर्क डन? कार्य को कैसे लिखते हो समझना बहुत इंपॉर्टेंट, किससे समझना। सपोज करो दोस्त, मेरे पास ना एक बॉक्स यहां पर रखा है। क्लियर है भाई? ये जो बॉक्स रखा है, जिस पोजीशन पे रखा है, ये पोजीशन है ए पोजीशन पर। समझ में आ गया? ए पोजीशन पर ये बिग बॉक्स रखा है। अभी ये पोजीशन जो है, सपोज करो ये पोजीशन रेस्ट है, विराम अवस्था में रखा हुआ है। यार रेस्ट का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी भी जीरो है, अभी इसको चल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो टाइम भी हम नहीं करेंगे। सर इतना बड़ा डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में, बट आज समझ आ गया। हाँ जी, बस इतना ही था बेटा। टाइम की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं चल रहा तो 0 सेकंड है। समझ में आ गया? अभी इसमें एक्सेलरेशन भी कितनी है? 0 है। लेकिन कुछ समय बाद सपोज करो एक सुंदर कन्या यहां पर आ गई, बिल्कुल इस तरीके से। इस सुंदर कन्या ने इस बॉक्स को, ठीक है, एक सुंदर कन्या आ गई और एक सुंदर कन्या ने इस बॉक्स को धक्का मारा। इस पर एक फोर्स लगाई, एफ फोर्स लगाई। जब इस सुंदर कन्या ने इस बक्से पर एफ फोर्स लगाई, तो ये बक्सा प्यार से, बिल्कुल प्यार से लहराता हुआ बहलाता हुआ आगे की तरफ चला गया और ये लहराता बहलाता इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है? यहां से सपोज करो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, हमें उससे वैल्यू से मतलब नहीं है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वी आर नॉट बोदर्ड अबाउट इट। जब ये यहां से यहां गया तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई या नहीं होगी? हाँ जी सर, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो इसमें कुछ ना कुछ सर्टेन वेलोसिटी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ सर्टेन टाइम पीरियड में ये यहां से यहां होगा। हाँ जी सर, ये यहां से यहां कुछ ना कुछ टाइम पीरियड में होगा। जब ये यहां से यहां गया तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की है या नहीं की? हाँ सर, पोजीशन चेंज की है। चेंज इन द पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेलरेशन बोलते हो या नहीं बोलते हो? चेंज इन पोजीशन को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन बोला जाता है या नहीं बोला जाता है? तो इस पर कुछ ना कुछ डेफिनेट सर्टेन एक्सेलरेशन आ गई होगी, नहीं होगी? हाँ सर, आ गई। अब ध्यान से समझना, जब ये बॉक्स यहां था, यहां से यहां तक गया, इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क हुआ है या नहीं हुआ है? कितना वर्क हुआ है? यहां से उठाकर इसको यहां ले जाने में जो भी वर्क हुआ है, वो वर्क हुआ है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर? तो कहने का मतलब आपकी जिंदगी में हमेशा कुछ फ्रेंड्स होते हैं। तो एक होता है फ्रेंड और एक होता है बेस्ट फ्रेंड। तो आपकी जिंदगी में कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं, जब कभी आप मुसीबत में फंसे हुए होते हो तो वो मुसीबत से बाहर आपको निकाल के ले जाते हैं और चले जाते हैं, मतलब आपके साथ रहते हैं। और आपकी जिंदगी में कुछ बेस्ट फ्रेंड होते हैं, आप एक अच्छी खासी पोजीशन में होते हो, उनकी एंट्री आपकी जिंदगी में होगी और वो अच्छी खासी जिंदगी से आपकी जिंदगी नर्क बना देंगे। ये होती है परिभाषा बेस्ट फ्रेंड की। तो ये बेस्ट फ्रेंड जब यहां गया तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। तो वर्क कितना हुआ है, कितना वर्क हुआ है, इसके ऊपर अब ये क्वेश्चन बनता है। तो मैं वर्क को W से लिख रहा हूं। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो वर्क को मैं किससे लिख रहा हूं? W से लिख रहा हूं। तो वर्क किस पे डिपेंड है? यहां से बक्सा यहां से यहां गया, अगर मैं इस पे फोर्स ज्यादा लगाऊंगा, ठीक है भाई, अगर मैं इस पे फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तो ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो वर्क ज्यादा होगा या नहीं होगा? मैं इस पे ज्यादा ताकत लगाई, ज्यादा मैंने फोर्स लगा दी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर मैंने इस पे ज्यादा फोर्स लगा दी, ज्यादा फोर्स लगाई, तो ये डिस्टेंस भी कैसे ट्रेवल करेगा? ज्यादा ट्रेवल करेगा या नहीं करेगा? कम फोर्स लगाऊंगा तो डिस्टेंस भी कैसे ट्रेवल करेगा? कम ही ट्रेवल करेगा या नहीं करेगा? यस सर। अगर ज्यादा फोर्स लगाया है तो मैं वर्क भी क्या बोलूंगा? ज्यादा हुआ या नहीं हुआ। और अगर मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? वर्क भी कैसा हुआ? कम हुआ है। इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यार ये जो मेरा वर्क है जिसको मैं W से लिख रहा हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के। कहने का मतलब अगर फोर्स ज्यादा होगी तो वर्क भी ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो वर्क भी कम होगा। अच्छा, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं पहला पॉइंट। लेकिन मुझे मालूम है फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी लिखने के लिए इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? एरो लगा दिया। समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छा, नेक्स्ट चीज दूसरी ध्यान से समझना, वर्क किससे मेजर होगा? यार वर्क इसी से तो मेजर होगा, डिस्टेंस से। अगर ये जो डिस्टेंस है जिसको मैंने S लिखा है, डिस्प्लेसमेंट आप मान लीजिए, ये कम है, तो मेरा वर्क भी कैसा होगा? कम होगा। और ये मेरा जो डिस्टेंस है, ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट अगर इतना है तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा वर्क भी कितना ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट इतना तो वर्क भी कम, डिस्प्लेसमेंट इतना तो वर्क ज्यादा, और ज्यादा तो और ज्यादा तो और ज्यादा। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट मुझे ये समझ में आ गया कि वर्क जो है वो S पर भी डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है। और S क्या है? S भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने से मैंने इसके ऊपर एरो लिख दिया। ये क्या हो गया? दो रिलेशन मुझे मिल गए। क्या इन दोनों रिलेशन को मैं कंबाइंडली लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा? वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। अच्छा, अब ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं वो ध्यान समझना। यहां पर अगर आप देख रहे हो, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। जब कभी दो वेक्टर क्वांटिटी, जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी A है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी B है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई है या नहीं है, तो इसे क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट। इसे क्या बोलोगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जब कभी दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, उनका प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आएगा। वेक्टर वेक्टर को डॉट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा स्केलर आएगा। सो क्या बन जाएगा आंसर? फॉर्मूला है फिजिक्स में 11 to 12 में आता है, लेकिन आपको बस यहां पर ये समझ लेना है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? ए बी। ये भी ए वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर ए क्या है? ए क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज करो ए इस डायरेक्शन में है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है बेटा। बी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बी इस डायरेक्शन में जा रही है। क्या ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है या नहीं? हाँ सर, एंगल है। साथ ही साथ आप सिंगल स्केलर में लिखोगे और मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में जो भी एंगल है उसको कोस थीटा के साथ लिखोगे।
ये है अपना। सो ये जो फॉर्मूला अभी आपके सामने लिखा है, ये क्या लिख दिया? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लिख दिया। यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बन रहा है नहीं बन रहा है? हाँ सर, यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बन रहा है। तो इसका मतलब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? W इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? F, या W इज प्रोपोर्शनल टू FS cos थीटा। समझ में आया या नहीं आया? और इससे आपको क्या पता चल गया? ये पहले वेक्टर था, अब स्केलर हो गया। तो वर्क डन कैसी क्वांटिटी हो गई है? स्केलर क्वांटिटी हो गई है। यहाँ पर जो थीटा है ये क्या है? ये एंगल बिटवीन क्या है? एंगल बिटवीन F एंड S। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनके बीच का एंगल। तो यही है फॉर्मूला FS cos थीटा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट बता दीजिए भाई, यस और नो। फर्क समझ में आया या नहीं आया? फटाफट बता दीजिए। क्लियर? कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? सर हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही क्यों लेते हैं, डिस्टेंस क्यों नहीं लिया जा रहा है? यहाँ पर फिजिक्स में स्मॉलेस्ट चीज को मेजर किया जाता है, मैथमेटिक्स में डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, वहां पर ओवरऑल देखा जाता है। फिजिक्स में स्मॉलेस्ट यूनिट के साथ डील करती है और फिजिक्स स्मॉलेस्ट यूनिट के साथ जो डिस्टेंस डील करता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। समझ रहे हो? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहां से यहां चला, इसमें डिस्टेंस भी इंक्लूडेड है। समझ गए बेटा? इस तरीके से समझ में आ गया। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? FS cos थीटा आ गया। चलिए अब इस वर्क की यूनिट लिख लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। cos थीटा, अब ध्यान समझ लीजिएगा, जैसे sin थीटा, cos थीटा और आपका tan थीटा होता है ना? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए कुछ वैल्यूज होती है या नहीं होती है? हाँ सर, कुछ वैल्यूज होती है। sin 0 के लिए कितना होता है? 0। sin 30 के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2, 90 के लिए 1 होता है। उल्टा कर दो, cos 0 जो 90 में वैल्यू थी वो यहां आ जाएगी, यहां वाली यहां चली जाएगी, ये वाली यहां आ जाएगी, ये वाली यहां चली जाएगी, ये सेम यही की यही रहेगी। tan थीटा को आप कैसे लिखते हो? sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। 10 तक तो आपने पढ़ाई होगा। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 तो नॉर्मली क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। ये सब वैल्यूज आपको निकाल लेना। अच्छा अब एक चीज समझना यार, मैंने बोल दिया sin 30 की वैल्यू क्या? 1/2। मैंने बोल दिया cos 30 की वैल्यू क्या? √3/2। मैंने बोल दिया cos 0 की वैल्यू क्या? 1। मैंने बोल दिया cos 90 की वैल्यू क्या? 0। क्या ये 1 √3/2 1/2 1/2 0 क्या इनकी कोई यूनिट है? नहीं है ना? क्या इनकी कोई यूनिट है? नहीं सर, इनकी कोई यूनिट नहीं है। समझ में आ गया नहीं आ गया? इनकी कोई यूनिट नहीं है बेटा। समझ में आ गया? तो जब इनकी कोई यूनिट नहीं है तो cos थीटा के लिए मैं कोई यूनिट नहीं लिखूंगा। तो इसका मतलब वर्क की सीधी से सीधी यूनिट कौन सी बन गई बेटा? याद रख लीजिएगा, न्यूटन मीटर बन गई है। वर्क की सीधी सी यूनिट कौन सी बन गई है? न्यूटन मीटर बन गई है। ये सिंपल से सिंपल चीज याद रख लीजिएगा। ठीक है? अच्छा अब ध्यान से समझना जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं। 1 न्यूटन में क्या होते हैं? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हाँ कि ना? यस सर। इस चीज को मैं इसमें पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 kg। मुझे क्या मिल जाएगा कि 1 न्यूटन मीटर में कितने हो जाएंगे? 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे। हाँ कि ना? अच्छा ये जो न्यूटन मीटर है, ये जो 1 न्यूटन मीटर है, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं 1 जूल भी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? 1 जूल। सो कितना वर्क डन हुआ है? इतना वर्क डन हुआ है, इतने जूल वर्क डन हुआ है। तो इसका मतलब पेपर में कोई क्वेश्चन पूछे एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन क्या है, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन है जूल। 1 जूल में कितने न्यूटन मीटर? 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर में कितने केजी मीटर स्क्वायर? इतने केजी मीटर स्क्वायर। सो 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी से क्या मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। केजी के लिए m लिख दिया, मीटर स्क्वायर के लिए l स्क्वायर लिख दिया, t के लिए क्या लिख दिया? -2। कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? फटाफट गई, बस सिंपल है बेटा। रेडियन क्यों लिख रहे हो? 1/2 में क्या? 1/2 1/2 1 2 3 4 उसके आगे कुछ लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो ना बेटा। 1 2 3 कुछ नहीं है, वो तो यूनिट लेस है ना। यूनिट लेस है ना बेटा। सर इनके क्रॉस प्रोडक्ट्स का भी बता दो। क्रॉस प्रोडक्ट में cos की जगह पर sin थीटा आ जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट आगे आएगा, करा दूंगा। ठीक है? ठीक है? क्लियर? समझ में आ गया? सो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन जूल। 1 जूल में कितने न्यूटन मीटर? 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर में कितने केजी मीटर स्क्वायर? 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला m l स्क्वायर t -2। कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? फटाफट बताइए भाई। क्लियर सभी को? भाई बता दो। नाले को निकालो बेसर में बता दो भाई। हाँ कि ना? सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन? रुक जाओ सर। m पर 1 आएगा क्या? m का मतलब ही अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 ही है बेटा। m के ऊपर कुछ नहीं लिखा बेटा, इसका मतलब ही 1 है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से बहुत अच्छे बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वर्क डन 0 कब होगा? क्वेश्चन बनेगा कि आपका वर्क डन मैक्सिमम कब होगा? ठीक है? क्वेश्चन बनेगा आपका पूछेगा वर्क डन नेगेटिव कब होगा? तो आपको वो सारी की सारी इन चीजों में कंडीशन बतानी है कि किस कंडीशन के अंदर वर्क डन पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन के अंदर वर्क डन नेगेटिव होगा। समझ रहे हो? ध्यान से समझना। अभी मैं cos थीटा के लिए वैल्यू लिख रहा हूं, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर वैल्यू लिख रहा हूं। तो cos के लिए वैल्यूज क्या होती है? cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 1/2 होता है, cos 90 क्या होता है? 0 होता है। यही वैल्यूज होती है या नहीं होती है बेटा? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कब वर्क डन 0 का, कब मैक्सिमम, कब नेगेटिव होगा? अभी आपने फॉर्मूला देखा, वर्क का फॉर्मूला क्या लिखा है? FS cos थीटा। अभी आपके सामने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है बेटा जी? ये थीटा, इसमें वेरिएबल चीज क्या है? इस पूरे फॉर्मूले में वेरिएबल चीज क्या है बेटा? इस पूरे फॉर्मूले में वेरिएबल चीज क्या है? क्या जो चेंज हो रही है? चेंज थीटा। कभी थीटा 0 हो सकता है,
कभी 30 हो सकता है, कभी 60 हो सकता है, कभी 90 हो सकता है, कभी 120 हो सकता है, कभी एंड सो हो सकता है। एफ और एस तो आप एक कांस्टेंट फोर्स लगाओगे, उस कांस्टेंट फोर्स से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कंडीशन, लेकिन एफ और एस के बीच में एंगल कितना है वो चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये जो वर्क है ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, थीटा जहां पर 0 होगा वहां पर 0, जहां पर 1 होगा वहां पर 1। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको चीज समझाता हूं। 1 का मतलब क्या होता है 1 √3/2, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, 1.73 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 0.86, 1/√2 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.414, समथिंग अप्रोक्सीमेट 0.75 के आसपास आएगा। 1/2 का मतलब क्या 0.5, 0 का मतलब क्या है 0। तो आप देखिए मिनिमम वैल्यू कोस की 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कोस की कितनी है 1। इसका मतलब कोस जो है वो 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद कुछ वैल्यूज अभी हम और भी देखेंगे क्या है। सो कोस की वैल्यू ये सब छोटी है 1 से, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। इसका मतलब वर्क डन मैक्सिमम कब होगा यदि थीटा की वैल्यू 0 होगी। सो वर्क डन मैक्सिमम कब होगा यदि थीटा की वैल्यू 0 होगी। मतलब एफ और एस सेम डायरेक्शन में होंगे या नहीं होंगे, दोनों के बीच में डायरेक्शन कैसा होगा सेम होगा, तभी तो वर्क कैसा होगा मैक्सिमम। सो ये कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है और ये कॉस की क्या है मिनिमम वैल्यू है। समझ में आ गया। अच्छा, वर्क डन 0 कब होगा यदि ये पूरी टर्म 0 हो जाए। 0 कितने पर हो रही है 90 डिग्री पर, तो जब थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तब आपका वर्क कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो आप इसमें क्या बोल सकते हो एफ और एस जो एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, सपोज करो एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, एस इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। इसमें एफ भी ऐसे जा रहा है और एस भी ऐसे जा रहा है। समझ गए, मैं आपको समझाता हूं। मेरे सामने एक बक्सा रखा है, मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे करके आगे बढ़ रहा हूं। मेरी फोर्स की डायरेक्शन क्या है ये, मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी किसी डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में मेरी फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एफ और एस के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। समझ रहे हो। दूसरा बेटा एक चीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। दूसरा क्वेश्चन क्या बेटा, सपोज करो मेरे सिर पे कुछ बाल्टी मैंने रख ली है, ऐसे मैंने बाल्टी रख ली है, ऐसे समझना। मैंने सपोज करो इस तरीके से अपने सिर के ऊपर कुछ बाल्टी रख ली है, लोड रख लिया है, ठीक है, और मैं आगे की तरफ डायरेक्शन में चल रहा हूं, सामान रखा और मैं इस तरीके से आगे की तरफ चल रहा हूं। तो भाई मेरे सिर के ऊपर जो वजन रखा है ये मेरे सिर पे क्या लगा रहा है, एक प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर भी क्या है, फोर्स है या नहीं है। तो ये जो मेरे सिर के ऊपर वजन रखा है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। मैं आगे की तरफ चल रहा हूं, मेरी डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, एफ और एस के बीच में एंगल कितना हो गया 90। तो ये जो कूली वाली प्रॉब्लम है ये किसका केस हो गया, ये वाला। तो आपको यदि कभी कूली से सामान उठवाना उसको पैसे मत देना, उसकी जेब काट लेना और पैसे उससे ले लेना, और फिर वो आपका जो भुर्ता बनाएगा बैंगन का वो आप जिम्मेदार होंगे, उससे ये याद रख लीजिएगा। सो 0 वर्क डन हो गया मैक्सिमम। नेगेटिव कब होगा वो अभी आपको समझ में आया या नहीं आया। सर मेरे को ना केमिस्ट्री से ज्यादा ना फिजिक्स आसान लगती है, और सोच भी रहा है क्या मैं सही बोल रहा हूं। क्लियर भाई। शोल्डर प्रेस वाली किस में आएगी, क्या शोल्डर प्रेस वाली, उसमें कुछ एंगल्स चेंज होते हैं बेटा, एग्जैक्ट 0 डिग्री 90 डिग्री नहीं आता, कुछ और एंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर। कूली वाला फिर से बता दीजिए। एक व्यक्ति अपने सिर पे सामान लेके चल रहा है, भाई मैं अपने सिर पे सामान लेके चल रहा हूं तो मेरे सिर पे तो प्रेशर पड़ रहा है, 2-4 वजन और रख दिए मेरे सिर पे वजन पड़ रहा है, सिर मेरी गर्दन ऐसी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। इसका मतलब उस वजन का ताकत कहां को लग रहा है, नीचे को लग रहा है, और ज्यादा होगी तो पैंट गीली हो जाएगी, और ज्यादा होगी तो पैंट पीली हो जाएगी, वजन बढ़ा दिया। तो भाई जब सिर पे वजन रखते हो तो पैंट गीली पैंट पीली, गर्दन अंदर को जा रही है, इसका मतलब वजन फोर्स, सामान का वजन नीचे को लग रहा है, पैंट गीली पैंट पीली से याद रख देना। तो इसका मतलब पैंट गीली पैंट पीली नीचे की तरफ गया फोर्स, साथ में ऐसे करके चल भी रहा है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। कूली वाला क्वेश्चन यही है। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर। चलो समझ में आ गया। अब आता समझ में तुम्हें, जब पैंट गीली पैंट पीली बताते हैं तब समझ में आता है। ठीक है, क्लियर, समझ गए नहीं समझ गए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना, वर्क नेगेटिव कब होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्क नेगेटिव कब होगा। सर इस केस में वर्क डन 0 है बेटा, इस केस में वर्क डन 0 है, लिखा तो है बेटा कूली वाली प्रॉब्लम 90 डिग्री पर 0। इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, एफ और एस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैक्सिमम होगा जो भी होगा, मैक्सिमम एफ और एस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, थीटा की वैल्यू 1 होगी, बस 0 होगी 1। ठीक है, क्लियर। चलिए मनीष, इस वाले केस में वर्क डन 0 है, इस वाले में एफ और एस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ तो थीटा की वैल्यू 1 होगी ना। चलिए अब नेगेटिव कब होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से सुनना। हाँ तो सर पर बाजर लेके जाते वर्क डन 0 है भाई। अब इधर आ जाओ, ये आप लोगों के मैथमेटिक्स में भी काम आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट होते हैं 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री। वैल्यूज निकालनी आपको, वैल्यूज याद तो है। 0 से 90 तक जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच में बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के बीच में बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, 270 से 360 के बीच में बोला जाता है, 270 से 360 के बीच में बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे जैसे मैं आपको वैल्यूज निकालने सिखा रहा हूं कि cos 120 की वैल्यू क्या है आपको नहीं पता, ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आ गया। cos 120 की वैल्यू नहीं पता, cos 150 की वैल्यू आपसे कोई बोलते नहीं पता, कैसे निकालेंगे, आपको निकालने सिखा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखिए आफ्टर, सेकंड क्वाड्रेंट में लिखिए स्कूल, थर्ड क्वाड्रेंट में लिखिए टू, और फोर्थ में लिखिए
टू सिनेमा। मैं लिखना तो कॉलेज चाहता था, लेकिन आप लोगों की हरकतें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि स्कूल के बाद आप कॉलेज गए होंगे, स्कूल के बाद सिनेमा ही गए होंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, हरकतें देखकर लगता नहीं आप कॉलेज गए होंगे इसलिए सिनेमा लिख दिया, इसलिए आई एम समाप्रार्थी यहां पर कर देते हैं। इसका वर्ड क्या लिखा है? ए, मतलब इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन भी, कॉस भी, टेन भी। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। एस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से 180 डिग्री की बात कर रहे हैं, 90 से 180 डिग्री की बात कर रहे हैं। एस का मतलब इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, कॉस और टेन ये सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट टी, सिर्फ टेन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और इस क्वाड्रेंट में यदि मैं बात करता हूं साइन और कॉस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी की बात करते हैं, तो सी में क्या होगा? सो सी में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी यदि मैं बात करता हूं साइन और टेन इसकी वैल्यू की नेगेटिव होगी। ये याद रख लेना। ठीक है, दूसरी चीज मैं यहां लिख रहा हूं, कहीं पर भी आपको 90 प्लस थीटा दिख जाए तो या 90 माइनस थीटा दिख जाए, आपने 90 डिग्री कहीं पर लिखा आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 90 प्लस माइनस थीटा, या कुछ भी वैल्यू सकती है, साइन कोस कुछ भी हो सकता है, तो आपने चेंज कर देना है। चेंज कैसे? अगर यहाँ साइन लिखा होगा तो साइन किस में चेंज कर देंगे? कॉस में कर देंगे, और कॉस को किस में कर देंगे? साइन। ध्यान से समझना, यहाँ लिखा है साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, तो समझ लेना साइन अगर यहाँ 90 डिग्री लिखा है, 90 में चेंज, साइन कोस में, कोस साइन में, और 10 को किस में कर देना है? 10 को कोट में कर देना और कोट को 10 में कर देना है। नेक्स्ट 180 में नो चेंज, याद रख लीजिएगा, 180 में नो चेंज, मतलब 180 प्लस माइनस थीटा लिखा है, साइन है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन टेन ही रहेगा, ये सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट 270 डिग्री, चेंज नो चेंज, फिर आपने चेंज कर देना है, जैसे साइन 270 प्लस माइनस थीटा, तो क्या होगा? साइन किस में चेंज कर देना है? कॉस में कर देना, और कॉस को किस में कर देना? साइन में कर देना। ऐसे 10 को किस में कर देना? कोट में कर देना, और कोट को किस में कर देना है? 10 में कर देना। चेंज नो चेंज चेंज, लास्ट क्या बचा? 360 डिग्री, 360 डिग्री में नो चेंज। ये कंसेप्ट इतना याद रख लेना बेटा। ठीक है, तो कैसे याद रख लेना है? चेंज नो चेंज, चेंज नो चेंज। इतनी चीज क्लियर हो गई या नहीं होगी? फटाफट मुझे बता दीजिए, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक फटाफट बता दीजिए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो 90 कहीं पर भी दिखे चेंज करना है, साइन को कोस में, कोस को साइन में, 10 को कोट में, कोट को 10 में, 180 में नो चेंज, 270 में चेंज, 360 में नो चेंज। क्लियर हो गया भाई यहां तक? कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताओ, मजाक मस्ती नहीं, अब सीरियस होकर पढ़ना है। इज इट फाइन टिल हियर? कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नेक्स्ट मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं, cos 90 तक आपने वैल्यू निकाल ली बेटा जी, ठीक है, cos 90 तक आपने वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट cos 120 की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं कि cos 120 की वैल्यू क्या होती है। बेटा ये 120 को कोशिश करना तोड़ने की कोशिश कैसे करोगे? या तो 90 में कुछ ऐड करके तोड़ना, या 180 में कुछ माइनस करके तोड़ना, या 270 में कुछ प्लस माइनस करके तोड़ने की कोशिश करना, या 360 में कुछ प्लस माइनस करने की कोशिश, तोड़ के कोशिश करना। मतलब 120 को जब भी तोड़ा 90, 180, 270, 360 के टर्म्स में ही तोड़ना। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं cos 120 को कैसे लिख सकता हूं? 90 प्लस 30 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? साथ ही साथ इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? cos 180 माइनस 60 भी तो लिख सकता हूं। s on 270 माइनस कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं। कोशिश ये करना जिसकी भी आपको वैल्यूज निकालनी है उसको 90, 180, 270, 360 के टर्म्स में ही करना बेटा, जिस तरीके से। जैसे मैंने इसको लिख दिया cos 90 प्लस 30 क्या होता है? 120 होता है या नहीं होता? अच्छा 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई? 0 से 90 तक वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, और 120 का मतलब कहां एग्जिस्ट करता होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में ही आता होगा या नहीं आता होगा? सेकंड क्वाड्रेंट को ही हमें देखना है बस। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। यहां पर क्या कोस है, इसका मतलब कोस आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा, तो मैं इक्वल टू लिखता हूं, माइनस लिख देता हूं। अच्छा यहां क्या लिखा है? 90, 90 में क्या करते हैं बेटा जी? चेंज कर देते हैं, चेंज करते हैं, तो यहां क्या लिखा है? कोस, तो मैं लिख दूंगा माइनस साइन लिख दूंगा, ठीक है। अब वैल्यू में यहां क्या लिखूंगा? 90 के बाद जो भी वैल्यू यहां लिखी है, जो भी थीटा में वैल्यू लिखी है वो लिख देना, तो माइनस साइन 30। सो माइनस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ गया? माइनस के 1/2 आंसर आ गया। सो cos 120 की वैल्यू क्या होगी? माइनस के 1/2। आप बोले सर ये आंसर सही है, इससे चेक करके देख लेते हैं। सर इससे भी करके दिखाओ, करके दिखा देता हूं। ये क्या लिखा है? cos 180 माइनस 60 लिखा है या नहीं लिखा है? अच्छा है ये क्या? ये 120 तो है। 120 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है या नहीं आता? हाँ जी आता है, आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है। सो आंसर मेरा क्या होगा? सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ कोस लिखा है तो आंसर मेरा माइनस में आ गया, मैंने माइनस लिख दिया। नेक्स्ट 180 पे क्या होता है? नो चेंज, साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, तो मैं कोस ही लिख दूंगा, माइनस कोस। यहां क्या लिखा है? 60, तो मैं यहां 60 लिख दूंगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/2 होती है या नहीं होती है? तब भी आंसर देखो माइनस के 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब cos की वैल्यू माइनस 1/2 आ गया। तो cos 120 माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो वर्क मेरा कैसे आएगा? ठीक है, तो वर्क मेरा कैसे आएगा बेटा? नेगेटिव ही आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, बिल्कुल याद रखना। तो वर्क मेरा क्या आया? वो माइनस 1/2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा, तो इसका मतलब जो मैंने लिखा है माइनस नेगेटिव वर्क कब आएगा? तो 120 पर आ रहा है। अब आप चेक कर लेना 150 पर भी आएगा या नहीं आएगा। सो 120, 150 पर वर्क डन आपका नेगेटिव है। अब ये जो नेगेटिव वर्क डन है इसका मतलब क्या है? सर वर्क डन नेगेटिव कैसे आए ये मैं आपको समझाता हूं। पहली चीज मुझे बता दो, इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई? बेटा मैंने यहाँ उल्टा नहीं लिखा, यहाँ मैंने चेंज लिखा है। उल्टा सेकंड होता है चेंज, चेंज लिखा है बेटा यहाँ, ठीक है। ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं आप किसी की भी निकाल सकते हो। क्लियर हुआ या नहीं हो? फटाफट बताइए, समझ में आया नहीं है? तो वर्क डन नेगेटिव 120 पर 150 पर आप निकाल लेना बेटा, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सिंपल सा है, निकाल सकते वैल्यूज, ठीक है।
क्लियर हो गया भाई? यहां तक निकाल सकते हो आप, किसी की वैल्यू निकालनी निकाल दोगे। अच्छा यार, इस नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है समझिए। मेरे सामने से दोस्त एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, ट्रेन का इंजन आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। मेरे सामने से ट्रेन का इंजन आ रहा है, वो ट्रेन का इंजन चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। मेरे सामने से ट्रेन आ रही है, ट्रेन का इंजन चल रहा है, उस ट्रेन के इंजन को बेटा मैं ताकत लगा रहा हूं ऐसे करके। ट्रेन के इंजन की ताकत मेरे से ज्यादा है या नहीं है? मैं से ताकत लगा रहा हूं कि ट्रेन का इंजन तू उधर को जा, उस डायरेक्शन में जा, और ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैं ट्रेन के इंजन को उस डायरेक्शन में जा रहा हूं, लेकिन फोर्स किसकी ज्यादा है? ट्रेन के इंजन की ज्यादा है, तो ट्रेन का इंजन मुझे आगे को धकेलेगा या नहीं धकेलेगा? मेरे अकॉर्डिंग मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क कैसा होता है? पॉजिटिव आता है। तो वर्क कैसा आता है? पॉजिटिव। लेकिन हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में ना होकर प्रीवियस उल्टे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो वर्क नेगेटिव। तो कहने का मतलब फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप खुद देख लीजिए दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तभी वर्क डन नेगेटिव। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो वर्क कैसा हो जाता है? नेगेटिव। जैसे चलते हुए ट्रेन के इंजन को धक्का देना, आप पीछे को भाग जाओगे। क्लियर हुआ या नहीं? फटाफट बताइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट बताइए, यस और नो। नेगेटिव वर्क का मतलब समझ में आया भाई? हाँ कि ना? सर वर्क ओनली मूवीज में पॉसिबल हो सकता है। सर लिफ्ट में भी नेगेटिव वर्क होगा ना? हाँ जी बेटा, बिल्कुल देवरा सही बोल रहे हो, वो भी एक तरह नेगेटिव वर्क का एग्जांपल बेटा। सर इस केस में तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शंस ऑफ नेट फोर्स ही हो रही है। नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट तो पीछे हो रही है, फोर्स भाई फोर्स तो आगे को जाती है, डिस्प्लेसमेंट पीछे को है, तो एफ और एस के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव वर्क होगा ना बेटा, ठीक है, क्लियर। या नेगेटिव वर्क कब होगा? जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो जाती है। जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो जाती है तब आपका वर्क डन नेगेटिव होता है, ठीक है बेटा। ये समझा है नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है? तो आप लिखोगे जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होती है तब वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। सिंपल सा कांसेप्ट, आपको ये याद रखना। अच्छा नेक्स्ट चीज आता है बेटा, सिंपल से इस पर सिंपल सा चीज बस यही है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो वर्क डन पर सिंपल सी टॉपिक जो थी आपकी वो मैंने आपको बता दी, इसकी डायमेंशन फार्मूला यूनिट पढ़ ली। सीजीएस यूनिट क्या है? पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन। सीजीएस यूनिट अभी आपने देखा था, एसआई यूनिट क्या थी? अभी आपने देखा था कि वर्क डन की, अभी आपने देखा था दोस्त की वर्क डन की एसआई यूनिट क्या थी? वर्क डन की एसआई यूनिट अभी आपने पढ़ी क्या थी भाई? न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर को क्या बोलते हो? 1 जूल बोलते हो। 1 जूल को क्या बोलते हो? 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ कि ना? यस सर। अगर मुझे इसकी सीजीएस यूनिट लिखनी है तो दोस्त क्या होगा? जहां केजी है वहां ग्राम कर देते हैं, जहां मीटर है वहां सेंटीमीटर लिख देते हैं, और जहां सेकंड स्क्वायर है वहां सेकंड स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो मतलब 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलोगे? एक डाइन सेंटीमीटर को ही क्या बोलोगे? एक अर्ज। क्या बोलोगे? एक अर्ज। तो सीजीएस यूनिट क्या हो गई है? अर्ज हो गई है। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन? जैसे न्यूटन की, जैसे उसमें चुड़ैल थी, ऐसे इसमें क्या हो गई है? अर्ज हो गई है बेटा। जैसे उसमें डाइन थी, न्यूटन थी, ऐसे इसमें अर्ज हो गई है। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन इज अर्ज। अर्ज का मतलब डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर का मतलब 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्क्वायर। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, फाइंड, क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, फाइंड रिलेशन बिटवीन अर्ज एंड जूल। अर्ज और जूल के बीच में रिलेशन फाइंड करिए। जैसे आपने चुड़ैल और न्यूटन में रिलेशन फाइंड किया था, ऐसे ही रिलेशन आपको बेटा जी यहां पर भी फाइंड करना है। जैसे ठीक है, जैसे आपने वहां पर रिलेशन फाइंड किया था दोस्त, ऐसे यहां पर करना है। 1 जूल को आप क्या लिखते हो? 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मैं केजी को ग्राम में बदल सकता हूं? हाँ जी, 10 टू द पावर 3 ग्राम लिखकर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर अगर मुझे करना है, 1 मीटर स्क्वायर लिखना है, तो भाई दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, 10 की पावर 2 फिर इसका स्क्वायर, तो 2 टू जा 4, तो इसका मतलब 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर स्क्वायर में 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। शर्म करो, तुम्हें ये सब चीजें बतानी पड़ रही है। नीचे क्या आएगा? सेकंड का स्क्वायर। नीचे क्या है? सेकंड का स्क्वायर। यहां पर भी सेकंड का सेकंड ही रहने देंगे। 4 बेस सेम पावर है, 4 और 3 कितने हो गए? 7, 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? इसको अर्ज लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया? 10 टू द पावर 7 अर्ज। ठीक है, ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये क्या है? ये 1 जूल है। तो इसका मतलब 1 जूल में कितने अर्ज है? नालायको, निठल्लो, बेशर्मो, तो लिख लीजिएगा 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ज है। समझ में आया या नहीं आया? कोई समस्या, कोई दिक्कत तो फटाफट बता दीजिए। हाँ जी, नेगेटिव होगा बेटा, बिल्कुल मेगा नेगेटिव होगा बिल्कुल। सर ये 1 मीटर के 10 की पावर 2 वाला रिपीट कर दीजिए। मैं तो शर्मा गया प्रधान अनमोल का ये क्वेश्चन का सुनते हुए। 1 मीटर में 10 टू द 2, मुझे शर्म आ गई, इतनी शर्म आ गई कि मैं लज्जा के मारे अपना सिर भी ऊपर नहीं कर पा रहा हूं कि ऐसा भी होता है क्या। मैं तो शर्मा गई। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। 2 जीरो है, ऊपर लिख दो, ठीक है। स्क्वायर करो, स्क्वायर करके 4 आ गया। ठीक है, क्लियर।
ठीक है भाई, क्लियर। चलिए, शर्मा के फोन काट दी, मम्मी आ गई, ब्लॉक होगा तो सबसे पहले ब्लॉक होगा। हाँ जी, हाँ मैम, ये जो एक अक्षत कुमार करके लड़का है, इसको ब्लॉक कर दो, गाना गा रहा है यहाँ पर। शर्मा गई क्या, मम्मी आ गई क्या? ठीक है, 1 डाइन इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा 0.0001 न्यूटन ही होता है। हाँ जी बेटा, वो करा देते हो। हाँ बेटा, सूरज सही बोल रहे, इम्प्रैक्टिकल है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर, हेडलाइन ले पावर। ठीक है, क्लियर। कैसे चंचल बातें शोभा नहीं देती। जितना तुम्हारा फोन का डिजिट है ना, फोन में डिजिट है, उतना प्रधान साहब का बैंक बैलेंस है। और जब तुम्हारे घर में चोरी चकाटी, अड़ोसी पड़ोसी में चोरी चकाटी होती है ना, जो पुलिस को डायल करने के लिए फोन नंबर तुम डायल करते हो ना, इतना तुम्हारा बैंक बैलेंस है। सो डोंट टेक पंगा विद हर्षित। और पुलिस को डायल करने के लिए 3 डिजिट का नंबर होता है, वो 3 डिजिट रुपीज में 300 रुपए, इतना बैंक बैलेंस तुम्हारा है। और जितना फोन में तुम्हारे डिजिट का नंबर है, इतना बैंक बैलेंस प्रधान साहब का है। डोंट टेक पंगा विद प्रधान साहब। ठीक है, चलो ठीक है भाई, क्लियर। चलिए, ठीक है बिल्कुल, तभी मैंने प्रधान साहब का फेवर किया, मेरठ से वो। सर पापा ही डीएसपी हैं, मेरे पापा प्रधानमंत्री हैं, मेरे चाचा प्रधानमंत्री हैं। आपके पापा डीएसपी है तो मेरे पापा प्रधानमंत्री हैं। चलिए, पावर की बात करते हैं। पावर का फॉर्मूला था पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। समझ में आ गया नहीं आ गया? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। समझ गए? क्लियर? ठीक है, चलिए। सो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। भाई किसी काम को करने में कितना टाइम लगा है, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। किसी काम को करने में कितना टाइम लगा है वो बोलते हैं पावर। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल ध्यान समझना, बिल्कुल ध्यान समझना। किसी काम को करने में कितना टाइम लगा है उसको कहते हैं पावर। सीधी सी बात ये है। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर? अच्छा, इसका मतलब सर पावर की यूनिट क्या होगी? सिंपल चीज आपको बस ये समझनी है। सर पावर की यूनिट क्या होगी? क्या सर पावर एक स्केलर क्वांटिटी होगा या सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा? ये भी समझ लीजिएगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। इसको करने में कितना यूनिट लगा है, ध्यान से देखिए। यूनिट देखते हैं, वर्क डन की यूनिट क्या भाई? जूल है या नहीं है? हाँ सर जूल है। टाइम टेकन की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। सो पावर की यूनिट क्या होगी भाई? पावर की यूनिट होगी सीधा सिंपल जूल पर सेकंड। अच्छा, अभी आपने देखा भाई एक जूल क्या होता है? एक जूल होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया नहीं? एक जूल क्या होता है? 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, नीचे साथ में क्या है? सेकंड है यार। इसका मतलब मल्टीपल, नीचे भी सेकंड है, यहां पर भी मैं सेकंड लिख देता हूं। अच्छा, ऐसे समझो, ये तो एक जूल हो गया। नेक्स्ट, 1 जूल पर सेकंड को मैं कैसे लिखूंगा? 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का होल क्यूब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो जूल, ये जो यूनिट लिखी है मैंने अभी आपके सामने लिखा है, जूल पर सेकंड लिखा है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 टी की पावर -3। सो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? ये डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका? पावर का। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज समझना, ये जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है 1 जूल पर सेकंड, इसे कहा जाता है 1 वाट। सबकी वाट लगा देना। सो पावर की यूनिट क्या हो गई? वाट। एसआई यूनिट क्या हो गई है? वॉट हो गई है। समझ रहे हो? वॉट में कितने जूल सेकंड? 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड का डायमेंशनल फॉर्मूला ये लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। सर ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? वर्क डन स्केलर है, टाइम स्केलर है, दोनों स्केलर है, तो इसका मतलब कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट बताइए। कुबेर मेरा पीए और मस्क मेरा ड्राइवर है। बड़ा ही पारिवारिक माहौल है गाइस, रुक कहीं यहीं पर किसी की शादी ना हो जाए। खुशी एंड माहौल तो कजन्स निकले, और अभी विलन की एंट्री होगी ना तो सबको ब्लॉक करा दिया जाएगा। पढ़ लो चुपचाप। क्लियर भाई? यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये समझ आ गया सबको? पावर का एम एल स्क्वायर टी -3 डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट वगैरह सब कुछ समझ में आ गया नहीं आ गया भाई? बता दीजिए। सीरियस मैं पूछ रहा हूं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी भाई, एनर्जी भी ठीक है। नेक्स्ट क्या? एनर्जी। अब मैं आपसे यहां वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन में सीडीएस में पहले एक न्यूमेरिकल आया था।
सीडीएस में एक न्यूमेरिकल आपके आ चुका है एनर्जी से रिलेटेड, वो मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, क्लियर, समझिए, ध्यान समझिएगा। एनर्जी क्या है? एनर्जी भी कुछ नहीं है, एक प्रकार का वर्क ही है। एनर्जी भी कुछ नहीं है बेटा जी, एक प्रकार का वर्क ही है। जैसे वर्क की यूनिट जूल होती है, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सर पावर की सीजीएस यूनिट्स बेटा कुछ नहीं है, सीजीएस यूनिट्स ऐसे कुछ नहीं है, उसमें सीजीएस यूनिट्स ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि कुछ और वो बोल दिया कुछ और तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी ध्यान समझना, अभी आपने पावर को लिखा था, पावर क्या लिखा था? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन लिखा था। मैं क्या बोल रहा हूं? एनर्जी इज आल्सो समथिंग लाइक दैट दी वर्क डन, ये भी वर्क डन की तरह ही है। वर्क मतलब कितना काम होगा, काम कब होगा? जब एनर्जी होगी आपके। तो जो मैंने फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम लिखा था, तो मैं यह पावर इज इक्वल टू ई अपॉन टी भी लिख सकता हूं, या लिख सकता हूं। एनर्जी लगभग वर्क डन है, तो जैसे वर्क डन की यूनिट जूल थी, ऐसे ही एनर्जी की यूनिट भी क्या हो गई? जूल हो गई। जैसे वर्क डन स्केलर था, तो एनर्जी भी स्केलर हो गई है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? E इज इक्वल टू P डॉट T। ये मिल गया या नहीं मिल गया? मिल गया या नहीं मिल गया? बिल्कुल, ये याद रखना। ठीक है, यहां से क्या हो गया? एनर्जी इज फोर्स यूज्ड इन डूइंग वर्क। हां बिल्कुल बेटा, कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी को क्या बोलोगे? कैपेसिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क, किसी कार्य को करने की क्षमता एनर्जी करती है। सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? P इंटू टी। अच्छा, पावर की यूनिट अभी आपने पढ़ी, क्या पढ़ी? वॉट पढ़ी। क्या पढ़ी भाई? वॉट पढ़ी, क्लियर। टाइम की यूनिट आपने क्या पढ़ी? सेकंड पढ़ी, ठीक है। एनर्जी की यूनिट क्या पढ़ गई? जूल पढ़ ली आपने, जूल पढ़ी है ना भाई। एक तरीके से आपने डिस्कशन किया। सो ये क्या जूल इज इक्वल टू वॉट सेकंड है या नहीं है? हाँ, ये तो नॉर्मल एक एनर्जी आपको यहाँ पर चलेगा, मैं सही सिस्टम में लिखेंगे कि जूल क्या है, वॉट सेकंड है। ये नॉर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके सीडीएस में जो न्यूमेरिकल था, वो था इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड। आप उठा के देख लेना, वो न्यूमेरिकल था इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड। सर इलेक्ट्रिकल पावर में एनर्जी कंज्यूम्ड होती है या नहीं होती है? हाँ जी, एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, बिल्कुल होती है। सर ये जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, इसको आम भाषा सरल भाषा में क्या बोलते हैं? ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। यदि मैं बात कर रहा हूं इसको सरल भाषा आम भाषा में क्या बोलते हो? सरल भाषा आम भाषा में, देहाती भाषा में, गवार भाषा में आप लोग बोल देते हो यूनिट। क्या बोल देते हो? यूनिट। आपके बोलते ना घर में इस महीने तो 20 यूनिट का खर्चा आया, इस महीने तो 30 यूनिट आई है, इस महीने तो 250 यूनिट आई है, इस महीने तो 50 यूनिट आई है। वो चीज आप समझते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, एनर्जी क्या? कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी कार्य को करने की क्षमता। एनर्जी लगभग हुबहू वर्क डन के जैसा ही है। जैसे एनर्जी की यूनिट जूल ही होगी, क्योंकि वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है। जैसे वर्क डन स्केलर, तो एनर्जी भी स्केलर होगा। पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम टेकन था, तो जहां वर्क डन है वहां एनर्जी लिख देता हूं। तो E इक्वल टू क्या बन गया? P इंटू टी। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। और एनर्जी में जूल। तो एक चीज तो ये बन गई। लेकिन आपके एग्जामिनेशन, आपके पेपर में जो क्वेश्चन था, वो समझने की कोशिश करेगा बेटा। वो था इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड। क्या था इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड? कि आपके घर में जब बिजली का कोई भी चीज चलता है, पंखा चलता है, लाइट चलती है, कुछ भी चलता है, एसी चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है, फ्रिज चलता है, लैपटॉप चलता है, मोबाइल चलता है, तुम भी चलते हो, तो एनर्जी कंज्यूम होगी, खर्च होगी या नहीं होगी? हाँ, वो जो एनर्जी कंज्यूम होती है, वो क्या होती है? रेटिंग जो होती है, वो यूनिट होती है। समझ रहे हो? वो यूनिट होती है, समझ आ गया। लेकिन ये जो यूनिट होती है सर, ये किस में होती है? ये होती है किलोवाट आवर में होती है। ये यूनिट होती है किलोवाट आवर। अमूमन हमने क्या लिखा? वॉट सेकंड। इसका मतलब पेपर में कोई क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रिकल पावर, क्वेश्चन में कोई पूछे कि इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल यूनिट कौन सी होती है, तो इलेक्ट्रिकल यूनिट जो होती है पावर की, इलेक्ट्रिकल पावर की आप कैसे लिख रहे हो तरीके से? किलोवाट आवर। मतलब एक घंटे में कितनी किलोवाट बिजली खर्च हुई। किलोवाट आवर की यदि हम लोग बात करें, तो इसका मतलब क्या है? एक घंटे में कितनी किलोवाट बिजली खर्च हुई है, ये इसका मतलब। अब मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको कराने वाला हूं, जो क्वेश्चन पेपर में भाई होर्स पावर वाट वाला भी कराऊंगा, रुक जाओ, नहीं तो यहीं से घुस के मारूंगा। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? चीज फटाफट बताइए। पहले मुझे बताइए, इलेक्ट्रिकल यूनिट तो क्या होगी? किलोवाट आवर होगी। नॉर्मल आप बोलोगे वॉट सेकंड है। ठीक है, चल नेक्स्ट। एक किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे? अच्छा, आपको ये मालूम है एक जूल इज इक्वल टू 1 वॉट सेकंड। ये तो आपको मालूम है ना, एक जूल में कितने सेकंड होते हैं? 1 वॉट सेकंड होते हैं। ठीक है सर, कभी कभी लगता है आपकी सन्नी देओली, पता नहीं क्या कहना है। अब नेक्स्ट, एक किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 10 टू द पावर 3 वाट होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ सर। एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 सेकंड, इसका मतलब 3600 सेकंड एक घंटे में। ये चीजें आपको मालूम होगी, ये सब इसमें पुट करिए। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड। ठीक है, 3 यूनिट, इसको कह सकता हूं 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3600 किलो वाट सेकंड, सॉरी वॉट सेकंड लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? वॉट सेकंड लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकंड लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? हाँ सर। 1 वॉट सेकंड 1 जूल, तो कितना हो गया? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो गया या नहीं हो गया? सो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल हो गए? 3.6 इंटू 6 जूल हो गए। क्लियर भाई?
न्यूमेरिकल कराऊंगा सर, क्लास के लास्ट में एक बार टॉर्क एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है भाई, तुषार कर देंगे। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन अ हाउस देयर आर 2 bulbs, each of ratings 10 watt respectively. They operate 5 hours in a day respectively for 30 days. For 30 days, calculate the unit या फिर energy consumption by these 2 bulbs. ऐसे ही न्यूमेरिकल था, पहले मैं करा रहा हूं। हाँ, 36 गुना 10 की पावर 5 भी लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो दिव्यांशु, लिख सकते हो 36 गुना 10 की पावर 5 भी लिख सकते हो। मैं आंसर आपको करके दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कैसे है। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है? E is equal to P into T. इलेक्ट्रिकल पावर is equal to E into P into T. E is equal to P into T. P क्या होता है? पावर मतलब रेटिंग, T क्या है? टाइम। याद रखना, इलेक्ट्रिकल पावर हमेशा किस में निकाली जाती है? किलोवाट आवर में निकाली जाती है। इसका मतलब जो भी आपको रेटिंग दी गई होगी, अगर वो वॉट में है तो पहले वॉट सेकंड में निकाल लीजिए, फिर उसको किससे कन्वर्ट कर लीजिएगा भाई? 1 किलोवाट आवर में कितने वॉट सेकंड है? 1 किलोवाट आवर में अभी आपने देखा था वॉट सेकंड, तो मतलब यहां पर जो टाइम सपोज करो आवर में गिवन है, जहां कहीं भी आपको वॉट गिवन होगा, इस वॉट को किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा? किलोवाट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट में निकलती है। तो कुछ नहीं करना आपको, सीधा सा कितने बल्ब हैं तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा, नंबर ऑफ इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट है मल्टीप्लाई बाय रेटिंग्स, जितने भी रेटिंग्स होंगे रेस्पेक्टिव एक की रेटिंग्स लिख देनी है, उसको रेटिंग से मल्टीप्लाई कर देना है। रेटिंग हमेशा किस में होनी चाहिए? किलोवाट में। अगर वॉट में गिवन है तो किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितने टाइम के लिए वो चले हैं। मल्टीप्लाई बाय डेज, कितने दिन के लिए वो चले हैं। ये सब किस में होना चाहिए? ये सब चीज किलोवाट आवर में होनी चाहिए। जो आंसर आएगा वही आपकी रेटिंग होगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कितने इक्विपमेंट है भाई? 2 मल्टीप्लाई बाय कितनी रेटिंग है? 10। तो 2 बल्कि 10, तो 2 गुना 10, ठीक है, 2 गुना 10 कितने घंटे के लिए चलते हैं? 5 घंटे के लिए रेस्पेक्टिव। तो 5 गुना 10 क्लियर हो गया। एक 5 घंटे के लिए, 2 कितने के लिए हो गए? 10 के लिए हो गए। कितने दिन चलते हैं? 30 दिन चलते हैं। ये सब वॉट में है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए मैं कितने से डिवाइड करूंगा? 1000 से। एक जीरो से एक जीरो मार दी, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, एक 5 से एक 5 मार दिया। इसका मतलब इसने कितनी यूनिट खाई है? 3 यूनिट। कितने यूनिट का खर्चा आया? ये 3 यूनिट का खर्चा है। क्वेश्चन पूछे रुपीज में कॉस्ट बताइए कितनी होगी? अगर मेंशन कर रखा है 1 यूनिट 5 रुपए की है, तो उसका 2 बल्ब चलाने का पूरे महीने का खर्चा कितना आया? तो 3 गुना 5 15 रुपए देगा। तो आप में से अगर कोई बच्चा पीजी में रह रहा हो, रेंट पर रह रहा हो, कुछ नहीं करना, अपने बल्ब की रेटिंग देख लीजिए, सीएफएल की रेटिंग देख लीजिए कितने उसमें आपने चलाया, कितने घंटे चलाया, और मकान मालिक ज्यादा लेता है तो उसका मोए कर दीजिए, कर सकते हो। यानी यही सेम न्यूमेरिकल आपके सीडीएस में ऐसा ही क्वेश्चन था, क्लियर हुआ? तो 3 यूनिट का खर्चा, 1 यूनिट 5 रुपए की, तो 15 रुपए खर्चा है। सर 1000 कहां से है बेटा? ये वॉट में गिवन थी ना, बेटा। इस वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट भी तो करना है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1/1000 किलोवाट। तो 10 किलोवाट में 10/1000 हो गया या नहीं हो गया? सर वर्क एनर्जी थ्योरम आगे आएगी बेटा, अनुराग अभी नहीं कराऊंगा, अभी आगे आएगी। सर 1000 कहां से आया? मेरी जो पूछ जब 12 साल तक जमीन उसमें नाली में रखी गई थी, तो 1000 वहां से आया, 1000 यहां से आया। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 वाट का भाई डिवाइडेड बाय 1000, ये 1000 यहां से आया। ठीक है, क्लियर? तो 2 बल्ब थे तो 20 लेना था ना, ये ऑटोमेटिक 20 हो गया ना बेटा, 10 to the 20 हो गया ना भाई। 2 बल्ब थे 20 लेना था, ठीक है। तो इस 20 को 2 गुना 10 भी तो ले सकता हूँ, यस 20 को 10 + 10 भी तो ले सकता हूँ, तब भी आंसर 20 आ रहा, तब भी आंसर। तो 2 गुना 10 ये नंबर ऑफ इक्विपमेंट इसलिए तो लिया है। अगर मैं यहाँ 1 लेता तो गलत होता ना, तो 2 गुना 10 भैया 20 ही तो हुआ है। 20 एक की रीडिंग देखो, एक बल्ब 10 वोल्ट का है, 5 घंटे के लिए चला है, तो 50 आंसर आया। तो 50 प्लस, अगर 2 बल्ब होंगे तो 100 आंसर आएगा। 50 + 50 100। मैंने कैसे किया है? मैंने ऐसे कर लिया, 2 बल्ब ले लिए, 10 रेटिंग है, कितने घंटे पे चल रहे हैं? 50 गुना 2, तब भी तो 100 ही आया भाई, तब भी तो 100 ही आया है। ठीक है, ये 100 आया है, ये 100 कितने दिन के लिए चल रहे? 30 दिन के लिए चल रहे, तो 3000 आया है। तो यहां से भी 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, 3000 ही तो आ रहा है। इतना गिर जाओगे तुम लोग, इतना लेवल गिर जाएगा तुम लोगों का। मैंने कभी सोचा ना था कि ताऊ नो भी हो जाएगा, इतना गिर जाओगे तुम लोग, ये भी ना सोचा था मैंने। इतने गधे हो तुम, ये तो मुझे मालूम था कि गधे हो तुम लोग, पर इतने बड़े गधे हो ये नहीं सोचा था मैंने।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला मोमेंटम से रिलेटेड है। जक्कत नहीं करना सर, ये जक्कत है, ये जक्कत की शकल में शैतान है। जक्कत कहां पे दिखाए तुम्हें? सारे के सारे गुड़ गोबर हैं। जक्कत बता रही ना, ढीठ है ये, ढीठ। मेरा बस चलता उनकी पीठ पीट के खाला फूस भर देता। जक्कत है ये, उंडू पुंडू से हो रहे, प्याला हो रहे। चलो 2-4 साल में पापा बन जाएंगे, मम्मी बन जाएंगी, और जब इनके बालक इनका क्वेश्चन पूछेंगे कि 2+2 क्या हो मम्मी, अरे कहूंगे 6 पापा 6 हो, तब इनके बेटे क्या करेंगे, हाँ पापा भाई भी नहीं आता। जक्कत है ये। चलो तो मैं इनकी थोड़ी सी शर्म बचा रहा हूं। मम्मी भाई भी नहीं आता, पापा भाई भी नहीं आता। आओ इधर, चलो नेक्स्ट। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मोमेंटम पहले आपको समझाऊंगा, फिर इस मोमेंटम से रिलेटेड हम लोग बहुत सारी चीजें आगे डिस्कशन करेंगे। हिंदी में से कहा जाता है संवेग। सर जी गिरनी बात नहीं है, समझ नहीं आएगा तो पूछेंगे ना। चिल्ड, मजाक नहीं कर रही, धीरे चिल्ड बेटा, चिल्ड, ठीक है। हिमांशु साहिल कह रहे सर माय वाइफ इज एन आईएएस। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा हिमांशु कि मैरिड बंदे ना सीडीएस में अलाउ नहीं होते। तो पहला झूठ तो आपका यही पता चल गया कि मैरिड आर नॉट अलाउड इन सीडीएस, यू मस्ट हैव टू बी अनमैरिड। तो आपको तो मोय मोय हो गया, कट गया पहली बात तो यहाँ। और भगवान करे अगर आईएएस जैसी वाइफ आपके साथ रह रही है अभी भी, तो बहुत जल्दी सेपरेशन भी हो जाए, ऐसा मत करें। चलिए चलिए भाई, अब आते हैं मोमेंटम पर, संवेग पर, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से समझना। ठीक है चलिए, नेक्स्ट जो चीज आ रही है मोमेंटम पर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंटली समझना मोमेंटम क्या होता है, ध्यान समझना। आप लोग बोलते हो ना कि सर पढ़ाई में मोमेंटम नहीं बन रहा है, ठीक है क्लियर, कि सर मोमेंटम चेंज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में यदि हम लोग बात करते हैं, इंडियन क्रिकेट का जो लास्ट फाइनल मैच होता है वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में अभी मैच होता है बेटा, आप लोगों ने क्या बोला सर इंडियन क्रिकेट टीम का मोमेंटम बिगड़ गया। मोमेंटम एक तरीके से आप समझ लीजिएगा बैलेंस जो है, मतलब कहीं ना कहीं आपका अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो उस चीज को आप इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हो, मोमेंटम बोल सकते हो, ठीक है क्लियर। तो इस चीज को क्या कहते हैं मोमेंटम। जैसे मैं बहुत फास्ट दौड़ रहा हूं तो अभी मेरा मोमेंटम मेंटेन्ड है, ठीक है बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, क्लियर बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी मेरा मोमेंटम कैसा है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम मेंटेन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मैं रुक गया, मेरा मोमेंटम चेंज हो गया या नहीं हो गया, हाँ सर चेंज हो गया। तो एक कांस्टेंट चीज अगर आपकी मेंटेन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम बना हुआ है। हल्का सा पटरी से इधर हुए या हल्का सा पटरी से उधर हुए, आपको मोमेंटम चेंज होता है। ये तो आम सरल भाषा में मैंने मोमेंटम आपको समझाया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं फिजिक्स में मोमेंटम क्या, फिजिक्स में मोमेंटम कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको कुछ जनरल एग्जांपल समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक बंदा है इस प्रकार से, ये ठीक है, ये कौन है, मोय मोय है, ठीक है। सपोज करो ये अपने पास मोय मोय है, सो मोय मोय सिंह, तो ये अपने पास मोय मोय सिंह चल रहा है। मोय मोय सिंह के सामने सपोज करो बेटा, बहुत ध्यान से समझना, अभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अभी कराऊंगा, मोमेंटम से रिलेटेड उससे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। ये साइकिल के सामने, मोय मोय सिंह के सामने एक साइकिल आ गई, ठीक है बेटा, इस तरीके से साइकिल आ गई। साइकिल का कुछ ना कुछ डेफिनेट मास है, साइकिल का कुछ ना कुछ डेफिनेट वेलोसिटी सारी, मोय मोय यहां चला। अचानक से थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ये साइकिल और इस मोय मोय सिंह का कोलिजन हो जाता है। जब मोय मोय सिंह साइकिल के साथ कोलिजन हो गया, इस मास के वजह से, इस वेलोसिटी की वजह से मोय मोय थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। मोय मोय का पहले मोमेंटम कैसे था, वो स्टेबल खड़ा था। मोय मोय का मोमेंटम पहले कैसे था, वो स्टेबल खड़ा था, है ना। मोय मोय कैसे खड़ा था, बिल्कुल स्टेबल। जैसे उसकी टक्कर हुई, मोय मोय थोड़ा सा पीछे हो गया, उसका मोमेंटम थोड़ा सा बिगड़ गया ना, उसकी स्टेबिलिटी टूट गई। किस वजह से टूटी, उसके बगल में जो ऑब्जेक्ट था जिसका कुछ ना कुछ डेफिनेट मास था, उसके बगल में जो ऑब्जेक्ट था जिसका कुछ ना कुछ डेफिनेट वेलोसिटी थी, उस वजह से हो गया, क्लियर। अच्छा दूसरी कंडीशन, ये मोय मोय सिंह यहां से उठ गया, छोटी मोटी इसको चोट लगी, उठा और चल पड़ा। मोय मोय सिंह आगे चल ही रहा था कि अचानक से आगे से एक कार आ रही थी इस तरीके से, ठीक है भाई बिल्कुल ध्यान समझिए। अचानक से आगे से कार आ रही, इस कार का कुछ ना कुछ डेफिनेट मास है, इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। लेकिन अब जो कार का मास और वेलोसिटी है ये ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, साइकिल के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया। अब ये टकराएगा तो मोय मोय सिंह के सर पे गुल्ला निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, टॉय टॉय हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, चिड़िया उड़ने लगेगी या नहीं उड़ेंगे, मतलब इसके तोते उड़ जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे मतलब क्या हो गया, फ्लाई पैरेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब इसके फ्लाई पैरेट हो गए, मतलब पहले के कंपैरिजन में इसको ज्यादा चोट लगेगी। अब इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा बिगड़ गया, क्यों, क्योंकि मास बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ी, ठीक है। तीसरी कंडीशन देखिए, ये मोय मोय सिंह उठा चुपचाप, अपने तोते वोते इसने सही करे और आगे चल रहा है, और अब अचानक मोय मोय सिंह के सामने एक बस आ गई। सपोज करो एक बस आ गई। अब ये जो बस है इसका मास बहुत 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 ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी बहुत 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 ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इन सब के कंपैरिजन में। अब की बार अगर ये मोय मोय सिंह इससे टकराया, अब की बार अगर ये मोय मोय सिंह इससे टकराया, तो भाई इसकी आमलेट बन जाएगी, ये सड़क पर लेटा होगा, फिर खुरपे से फावले से इसको निकालना पड़ेगा। तो आपने देखा है ये जो चीज है, इसका जो कंडीशन है, इसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन है वो चेंज हो रही है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी।
तो ये मोमेंटम है क्या? ये मोमेंटम कुछ नहीं, इसको स्मॉल p से लिखा जाता है। ये मास और वेलोसिटी का ही प्रोडक्ट है। मास स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मोमेंटम भी कैसे क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका कोई आपसे पूछे कि सर इसकी यूनिट क्या होगी, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे तो यूनिट देखिए, मास की यूनिट क्या होती है? केजी होती है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो केजी मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस। अगर कोई आपसे पूछे सर इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, तो सीजीएस में क्या हो जाएगी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इज द सीजीएस यूनिट। सर ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? फॉर्मूले में एक भी वेक्टर आ जाए तो आप क्या बोलोगे? वेक्टर। सो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इतनी चीज समझ में आई या नहीं है? फटाफट बताइए, समझ में आया या नहीं है? फटाफट बताइए, हाँ कि ना? क्लियर हो गया नहीं हो गया? फटाफट बताइए। क्लियर भाई? मोमेंटम समझ में आया? ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पर। अब इसमें कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, पेपर में बनते हैं, और क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन बट थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी तो बच गई ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल। बेटा अभी वो नहीं पढ़ा रहा हूं, इसके बाद उसको इससे रिलेट करूंगा। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला बनेगा, तब पढ़ाऊंगा बेटा। हैव सम पेशेंस अनुराग, कुछ भी नहीं छूटेगा। काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी सब छूटेंगी, सब पढ़ाया जाएगा। मुझे मालूम है कब किस टॉपिक को किससे रिलेट करके पढ़ाना है। समझ गए? टेंशन मत लीजिए अनुराग, कुछ नहीं छूटेगा। हैव सम पेशेंस, मुझे मालूम है क्या क्या छूटा है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है किस टॉपिक को कहां किससे रिलेट करके पढ़ाना है, किससे कहां दो तीन न्यूमेरिकल जुड़ के बनेंगे। तो हैव सम पेशेंस, उसको पढ़ाने के मोमेंटम पहले पढ़ाना पड़ेगा। डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी पर नहीं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से समझते हैं क्या है। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ढंग से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना है। ठीक है, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है, कंजर्व्ड वर्ड यहां पर लिखा है। कंजर्व्ड वर्ड का मतलब ये होता है कि मोमेंटम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा। जैसे एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, एक चीज होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब आप एनर्जी को ना तो बना सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ना एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। समझ आए? ना तो एनर्जी को आप बना सकते हो, ना तो आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बट यू कैन कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब ये तब एप्लीकेबल होगा जब कभी दो गाड़ी आपस में टकरा जाएंगी। ठीक है, जब कभी दो गाड़ियां आपस में टकरा जाएंगी तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा। समझ रहे हो? जैसे एक ट्रक यहां से आया, एक ट्रक यहां से आया, दोनों टकरा गए, तो क्या होगा? मोमेंटम का चेंज होगा। वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहने का मतलब है कि मोमेंटम बिफोर कोलाइजन हमेशा बराबर होगा मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। कहने का मतलब मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट टकराने से पहले और मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट टकराने के बाद, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो क्या कहलाता है? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि मोमेंटम, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू मोमेंटम, ठीक है, इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, आफ्टर कोलाइजन। समझ में आया या नहीं आया? कैसे होता है समझाता हूं, ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास इस तरीके से एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का मास मैंने मान लिया m1, ये u1 वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में चल रहा है। साथ ही साथ एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैंने मान लिया m2, ये u2 वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब ये जो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन कब की है? बिफोर कोलाइजन की है। ये दोनों कंडीशन कब की है? बिफोर कोलाइजन की है, टकराने से पहले की है। इस m1 u1 इसका क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। इसका मोमेंटम क्या हो गया? m2 u2 हो गया। कुछ समय के बाद, ध्यान से देखिएगा, कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, सपोज करो इसके कंपैरिजन, ये इससे टकरा जाएगी या नहीं टकरा जाएगी? बिल्कुल टकरा जाएगी। सो कुछ समय बाद दोनों में क्या हुआ? सपोज करो कोलाइजन हो गया। m1 और m2 में क्या हो गया? कोलाइजन। तो मैं यहां लिख रहा हूं ड्यूरिंग कोलाइजन, ड्यूरिंग कोलाइजन मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो क्या हुआ? अब जब टक्कर होगी, टक्कर होने के बाद क्या है? ये जो गाड़ी एक्चुअली में m1 इधर को जा रहा था और m2 ऐसे जा रहा था। जब दोनों की टक्कर होती है, आपने देखा थोड़ा सा पीछे आती है चीजें, तो m1 इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये इस डायरेक्शन में। सो m1 की वेलोसिटी टकराने के बाद v1, इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद v2 चेंज हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल चेंज होगा। टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? जब कभी कोई गाड़ी आपस में टकराती है, रुक जाती है, स्पीड कम हो जाती है। ये m1 पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन टकराने के बाद पीछे को जाएगा, फोर्स कैसे? ये इस डायरेक्शन में। अब ड्यूरिंग कोलाइजन की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या होगा? ध्यान समझिए, दो कंडीशन हो गई। ये कहा जाता है इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो गया? m1 v1, इसका मोमेंटम क्या हो गया? m2 v2। तो ये कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन क्या हो गया भाई? इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। सो m1 u1 प्लस m2 u2, ये बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। ये चीज कहता है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये आया कैसे? वो चीज अभी मैं आपको बताऊं। पहले मुझे बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व का मतलब कांस्टेंट, कि टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर होगा। ये चीज जो होती है, इसको मैथमेटिकल प्रूफ अभी मैं कर देता हूं। यहां तक चीज क्लियर हुई या नहीं? फटाफट बताइए सर। नेगेटिव मास, मास कभी नेगेटिव नहीं होता बेटा, मास कभी नेगेटिव नहीं होता। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सिलेबस में नहीं बेटा, नहीं नहीं, हेड ऑन हेड क्वेश्चन वो सब नहीं, वो 11 12 में बेटा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया?
चलिए डिस्कशन करते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये आया कैसे, प्रूफ समझिए, आया कैसे, प्रूफ को समझिए। ठीक है, प्रूफ कैसे आया समझने की कोशिश करेगा। अभी आपने देखा कि भाई ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ, M1 इधर को गया V1, ये टकराया M2, ये इधर को गया V2, इधर को गया। इस ऑब्जेक्ट पर, ये पहली बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रही है, किस पे लग रही है फोर्स, फोर्स ऑन वन बॉडी, किसकी वजह से, सेकंड बॉडी पर F12। ऐसे ही मैंने यहां लिखा फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, किसकी वजह से लगी, फर्स्ट बॉडी की वजह से, F21 लिखा है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। सर डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंटम पर पड़ेगा बेटा, वो अभी वही बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, डायरेक्शन का वही बता रहा हूं। कैसे आया वो फॉर्मूला, ध्यान समझिएगा। टकराने से पहले ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाता है, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा। जैसे ही दोनों टकराए, ये ऑब्जेक्ट इधर को घुस गया, इसका मतलब इस M1 ऑब्जेक्ट पर M2 ने कुछ फोर्स लगाई होगी। तो M1 ऑब्जेक्ट पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर सेकंड की वजह से जो फोर्स लगी वो ये हो गई। ऐसे सेकंड ऑब्जेक्ट पर टकराने के टाइम पे कुछ फोर्स लगी पहले ऑब्जेक्ट की वजह से। ये दोनों फोर्स जो है अपोजिट है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, तो मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा। ठीक है, क्लियर, ये मैं माइनस लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा। सो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, माइनस क्यों, क्योंकि टकराने का दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो गए। F12 क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, और F21 क्या है, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। हाँ कि ना, माइनस साइन क्यों है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगी। अच्छा, F12 का मतलब क्या, पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं F12 लिखूंगा, पहले ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, M1 होगा, इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज हुई है या नहीं हुई है, फटाफट बताइए। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये जो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुई है या नहीं हुई है, पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी, और अब वेलोसिटी क्या है, v। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन t हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सो M1 मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो M1 के साथ मैं यहां क्या लिखूंगा, v1 माइनस u1 अपॉन t। ये F12 की वैल्यू बनेगी या नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। F12 की वैल्यू कैसे, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। F12 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास M1, एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में क्या थी v, इनिशियल क्या थी u, तो v माइनस u। फर्स्ट बॉडी है तो v1 माइनस u1, ऐसे लिख दिया। ऐसे ही मुझे F21 लिखना है, सेकंड बॉडी का मास M2, सेकंड बॉडी के चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t। टाइम तो सेम है, ये दोनों चीज इसमें पुट कर लीजिएगा, दोनों चीज इस रिलेशन में पुट करेगा तो यहां से मुझे क्या मिल गया, देखो M1 v1 माइनस M1 u1 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस लिख लीजिएगा M2 v2 माइनस, ठीक है, माइनस M2 u2 डिवाइडेड बाय t। t से t मर गया, यहां से क्या आया, M1 v1 माइनस M1 u1 इज इक्वल टू माइनस M2 v2 प्लस M2 u2 आ गया। u वाली टर्म एक तरफ ले जाइए, v वाली टर्म एक तरफ ले जाइए, ये इधर ले गया। M1 v1 प्लस M2 v2 इज इक्वल टू M2 u2 प्लस M1 u1। ये M1 u1 M2 u2 ये क्या है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन है या नहीं है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन है या नहीं है। हाँ, ये चीज क्या है, ये मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है या नहीं है, ये मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है या नहीं है। यही चीज प्रूफ करनी थी या नहीं करनी थी, समझ में आया ये। क्लियर भाई, ठीक है, गॉट इट, कैसे आया, समझ में आ गया। सर एक प्रूविंग क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, नहीं आ सकता, समझाया, इसका कांसेप्ट यूज होगा न्यूमेरिकल में भी, क्वेश्चन आपको दूंगा। इसके ऊपर, इसी फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है बेटा, इसी क्वेश्चन के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी न्यूमेरिकल के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर एक न्यूमेरिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्या है, एक बोट है, ठीक है, क्लियर, बोट का मास मान लीजिए 1 kg। इस बोट के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है इस तरीके से, ठीक है, इसका मास मान लीजिए 20 kg। क्लियर, फाइन। स्टार्टिंग में क्लियरली मेंशन है कि इन द स्टार्टिंग बोट जो है वो रेस्ट पर है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, लेकिन समय की वैल्यू नहीं गिवन है, आफ्टर सम टाइम बॉय जंप करता है। बॉय क्या करता है, जंप फ्रॉम द बोट, बोट से कूदता है। कुछ समय के बाद, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, ये लड़का जमीन से कूदा, इस बोट से कूदा और ये लैंड के ऊपर पहुंच गया, यहां आ गया, ये लड़का यहां आ गया। जब ये यहां से यहां कूदा तो इसकी जो स्पीड है लड़के की कूदने की, वो मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये यहां से यहां कूदा। जब ये लड़का बोट से आगे की तरफ कूदा तो ये बोट पीछे को चली गई। ऐसा ही होता है ना, बोट क्या गई है, रिवर्स गई है, बोट रिवर्स गई है, और बोट जब रिवर्स गई है तो 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से रिवर्स हो गई। क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड A बटे B का रेशियो क्या होगा, A अपॉन B क्या होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, एक बोट है, स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन में, बोट का वजन 1 kg है, इस बोट के ऊपर एक लड़का खड़ा है जिसका वजन 20 kg है। ठीक है, कुछ समय के बाद लड़का बोट से कूदता है, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जमीन पर रहता है। जब लड़का आगे कूदता है तो बोट पीछे जाती है, 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। आपको फाइंड करना है A बटे B की रेशियो, फटाफट करिए। फटाफट बताइए, A बटे B की रेशियो बताइए क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ A बटे B। किस पर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर जंप इज इक्वल टू आफ्टर जंप, मोमेंटम बिफोर जंप इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर जंप। 3/5 विजय यादव कह रहे, ठीक है।
बाकी बच्चे मोमेंटम बिफोर जंप इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर जंप, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला सिंपल यूज होगा। क्या होगा? मोमेंटम बिफोर जंप इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर जंप। मोमेंटम आफ्टर जंप, कूदने से पहले का मोमेंटम बराबर होगा कूदने के बाद का मोमेंटम। कूदने से पहले, ठीक है, मोमेंटम मान लिया ए, बोट का वजन 1 kg, बोट रेस्ट पर थी, वेलोसिटी 0, प्लस कूदने से पहले लड़के का वजन बी, लड़का भी रेस्ट पर था, 0, इज इक्वल टू, ये तो हो गया मोमेंटम बिफोर जंप। कूदने के बाद बोट का वजन ए, लेकिन बोट किस डायरेक्शन में चली गई? पीछे को चली गई। बोट पीछे को चली गई तो मैं यहां क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई बाय -2, है ना, ए मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस अब लड़का आगे कूदा तो किसका मतलब लड़के का वजन बी कितनी से कूदा? 5 मीटर पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू क्या आ गया? -2a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। 2a इज इक्वल टू 5b। आपको क्या निकालना है? a बटे b की रेशियो। सो कितने आ गए? 5/2। यही निकालना था या नहीं? कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई समस्या, कोई दिक्कत? क्लियर भाई? a बटे b की रेशियो कितने आ गए? 5/2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई समस्या, कोई दिक्कत? ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे मोमेंटम के ऊपर, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है बेटा जी, अभी फिजिक्स का बेसिक ही चल रहा है, अभी हम एडवांस में नहीं आए, फिजिक्स क्वेश्चंस अभी बेसिक ही चल रहा है बेटा जी, कुछ भी एडवांस में नहीं आया, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं वार्तालाप पर। आज के लिए बस इतना ही कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें एनर्जी मोमेंटम वो सब आपको कराऊंगा, ये सब आपको बाकी था, ये सब मुझे कराना था, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं वार्तालाप पर। आदमी को जिंदगी में जितना बड़ा बन जाता है ना, उसको उतना ही चुप रहना सीख लेना चाहिए। एक बच्चे ने कहा कि सर आपकी शक्ल लड़की की तरह लग रही है। भाई, मेरा जन्म मेरे माता पिता के मिलन से हुआ है। मेरे पिता के पास XY क्रोमोसोम था, मेरी मम्मी के पास XX क्रोमोसोम था, तो मिलन हुआ XX XY XX XY हुआ। इसका मतलब अगर मेरी शक्ल मेरी मम्मी से दिख रही है तो मेरा जो बना हो ना वो बिना किसी खोट के बना हो। मेरी मम्मी के गुण मेरे में आए होंगे। तुम्हारी शक्ल अगर तुम्हारी मम्मी से नहीं मिलती तो समझ लीजिएगा तुम्हारे में किसी खोट से तुम बने होंगे। मैं तो खोट से नहीं बना, इसका प्रूफ आपने दे दिया, लेकिन आपका मुझे नहीं मालूम आप किससे बने होंगे। आप चेक कर लीजिएगा मिलती है या नहीं मिलती, आप में खोट है या नहीं है। मेरे में तो खोट नहीं है। ठीक है, और इस चीज का मुझे गर्व है